वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम और आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इवोल्यूशन, चैप्टर नंबर 7। पहले वाले कोर्स में ये चैप्टर ओमिट हो चुका था पर इस बार है और सिर्फ इस बार के ही बारे में बात नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म में अगर बात करो मतलब एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर तो 110% आता ही है। तो 12th के लिए भी पढ़ना है और साथ में एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी पढ़ना है। तो ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। स्टोरी के फॉर्म में सुनते चलो, याद करते चलो तो यूं ही याद हो जाएगा ये सारा चैप्टर। ठीक है, तो ये सारा चैप्टर का डिस्कशन कहां होने वाला है? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी, जिसमें से हो गई जैसे CUET हो गया, नीट हो गया, IIT हो गया और भी बहुत सारे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज नया चैप्टर एक नए जोश के साथ। तो चैप्टर का नाम ही है इवोल्यूशन। तो अगर मैंने तुम्हें पूछ भी लिया कि बताओ इवॉल्व होना या इवोल्यूशन का मतलब क्या, तो तुम बोलोगे मैम अब जैसे पिक्चर दिख रहा है बंदर से जो हम इंसान बन गए उसको इवोल्यूशन बोलेंगे। नहीं, मैंने बोला कि नहीं मुझे एकदम एक लाइन में बताओ, मैं एग्जाम्पल नहीं पूछ रही हूँ। अगर मैं किसी चीज को बोल रही हूँ कि नहीं कि इवॉल्व हो रहा है, हम भी कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहे हैं, तो अब मैं ऐसा थोड़ा ना बोलूंगी इंसान से एलियन बन रहा है तो उसको इवोल्यूशन बोलेंगे। नहीं, अगर मैं पूछूं कि इवोल्यूशन सिंपल भाषा में क्या है, तो सीधा सा चीज, जैसे जैसे आसपास का क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है, कुछ जो काम वाले फीचर्स हैं वो आते जा रहे हैं म्यूटेशन के कारण, या फिर जो अब फीचर्स नहीं यूज में हो रहे वो हटते जा रहे हैं। रिजल्ट ये हो रहा है कि एक पुरानी स्पीशीज थी अब वो धीरे धीरे टाइम के साथ कंप्लीटली नई स्पीशीज में ही बन गई। तो हम ये बोल सकते हैं कि धीरे धीरे मॉडिफिकेशन हो रहे, एडेप्टेशन हो रहे और बेटरमेंट के लिए उस सर्वाइवल मतलब उस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, या सिंपल से लैंग्वेज में लाइफ को सस्टेन करने के लिए मॉडिफिकेशन हो रहा है, एडेप्टेशन हो रहे, एडवांसमेंट हो रहे, तो उसी को हम इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक, हमेशा अगर तुमने सुना होगा साइंस भी इवॉल्व हो रहा है, टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व हो रही है। अगर 90s के टाइम पे जाओ तो 90s के टाइम पे तुम्हें अगर याद होगा जो पहला कंप्यूटर आया था वो एक रूम के बराबर होता था, एक बड़ी सी स्क्रीन, धीरे धीरे चल रहा है। फिर उसके बाद वो रूम से एक बड़े से ऐसे डब्बे के फॉर्म में आने लगा कंप्यूटर, है ना, जिसमें मेमोरी का तो आता पता नहीं, और वो भी क्या है, फ्लॉपी में स्टोर होता था, वो भी कुछ MB में। उसके बाद और इवॉल्व हुआ, देखो है वही, बस क्या हो रहा है, इवोल्यूशन मतलब बेटरमेंट, एडवांसमेंट हो रहा है। तो फिर फ्लॉपी से कहानी कहाँ आई, CD में आई, फिर CD से DVD में आई, DVD से पेन ड्राइव में आई, फिर पेन ड्राइव से बात ही हट गई, फिर हार्ड ड्राइव आ गई, हार्ड ड्राइव से और हट गया, फिर अब हर चीज ऑनलाइन ही स्टोर होने लगी। तो देखो धीरे धीरे साइज भी चेंज होता गया, मॉर्फोलॉजी भी, देखो सिंपल सा लॉजिक जो तुमने देखा है वही बता रही हूँ, तुमने कंप्यूटर की मॉर्फोलॉजी चेंज होती गई। फिर धीरे से उसी टाइम पे पैरेलली क्या निकलने लगा, मोबाइल्स आने लगे। नहीं तो पहले वो इतना बड़ा मोबाइल होता था, ठीक है, और ऐसे ओपन करके बात करो और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही होता था, और वो भी मोबाइल भी नहीं बोल सकते उसको करेक्टली, पर वो मोबाइल ही था। फिर छोटा सा नोकिया वाला मोबाइल आया, एकदम मजबूत ब्लैक एंड व्हाइट वाला, ऐसे कीबोर्ड्स कीपैड्स वाला। फिर और इवॉल्व हुआ, तो देखो टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व होती गई, साइंस भी इवॉल्व होते गया, और धीरे धीरे क्या बनता चला गया, बेटर की तरफ, एडवांस की तरफ हर चीज मूव होती गई। अगर अब मैं वही बात करूं कि मैं बायोलॉजी पढ़ा रही हूं, उसमें मैं बात कर रही हूँ इवोल्यूशन की, तो वहां पे तुमने साइंस और टेक्नोलॉजी को इवॉल्व कर दिया, और आज भी सब लोग मेहनत करें उसी टेक्नोलॉजी को और एडवांस करने के लिए। तो आप बताओ, अगर यही मैं बोल रही हूं तो पर इसी इवोल्यूशन के लिए मतलब एक सिंपल सा लॉजिक, जो मोबाइल है या टीवी है या कुछ भी ले लो, तो उस चीज का जो भी चेंज होते गया वो धीरे धीरे होते गया। करेक्ट, अब यही चीज मैं किसमें अप्लाई कर रही हूँ, बायो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं आगे क्या बोलता है आज का पहली स्लाइड। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये जो कंसेप्ट आया था, ऐसे मानते हैं पहले कुछ भी नहीं था, एकदम कंप्लीट ब्लैंक, कुछ भी नहीं, मतलब हाँ एनर्जी बोल सकते हो था पर वो एक्सप्रेस नहीं हुई थी, मतलब मैटर का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, एकदम कंप्लीट ब्लैंक या जीरो या कंप्लीट डार्क। फिर एकदम से एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी, है ना, वो उसी पे बेस्ड है। टीवी सीरियल वाले बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, ये वाले बिग बैंग थ्योरी की बात कर रही हूँ, कि हम बोल सकते कि वहां से पहली बार मैटर का फॉर्मेशन हुआ।
ठीक, अब देखो हुआ क्या कि जब बिग एक्सप्लोजन हुआ तो इतना ज़्यादा हर चीज़ डेंसिटी वाइज खुद को अरेंज करने लगी। मतलब जो चीज़ सबसे ज़्यादा ठोस थी या जो चीज़ सबसे ज़्यादा हेवियर थी या जिसका वेट सबसे ज़्यादा था वो कहाँ आने लगा, सेंटर में आने लगा। उससे जो लाइटर थी वो कहाँ जाने लगी, उस सेंटर के बाहर घूमने लगी। और जो सबसे लाइटेस्ट थी वो सबसे दूर से हर चीज़ क्या करने लगी, रोटेट करने लगी और रिवॉल्व करने लगी। अब इसी चीज़ को ऐसे समझते हैं कि जब एक्सप्लोजन हुआ मैटर का फॉर्मेशन हुआ, वही 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ये अलग बात है, अब हमको पता है कि अलग और टाइप के भी मैटर्स होते हैं, सिर्फ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं रह गए। पर वापस एनसीईआरटी को 3 स्टेट ऑफ मैटर ही पता है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जब तुम ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे और फिजिक्स और डेप्थ में पढ़ने लगोगे तो तुम्हें पता चलेगा और मैटर भी हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या हुआ कि तीनों मैटर आ गए। मतलब अब तुम्हें पता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा डेंसिटी, अगर मैंने सेम वेट सेम प्रपोर्शंस ले लिए तो सबसे ज्यादा सॉलिड क्या था, डेंसर था। तो सॉलिड जितने भी एलिमेंट से जो फॉर्म हुए थे वो सेंटर में आने लगे। उनमें क्या प्रॉपर्टी शो होने लगी, ग्रेविटेशन प्रॉपर्टी शो होने लगी, बेसिकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होने लगी। ठीक, जिसका हम बोल सकते हैं जैसे आयरन हो गया, निकल हो गया, ये सारे। उसके बाद जो लिक्विड था जो उससे कम डेंसर था वो उसी के आसपास होने क्या लगा, रिवॉल्व होने लगा। उसका रीजन है कि वापस इसका मैग्नेटिक फील्ड उसको पुल करने लगा। सेम चीज जो सबसे लाइटेस्ट था वो क्या था, गैशियस, वो उसके बाहर घूमने लगा। अगर यही चीज तुम यूनिवर्स में देखोगे, मतलब यूनिवर्स के अंदर देखोगे तो जो मार्स हो गया, सॉरी मार्स नहीं, मर्क्यूरी हो गया, मर्क्यूरी, वीनस, ये थोड़े ना सॉलिड प्लैनेट्स है। उसके बाद आओ तो देखो लिक्विड प्लैनेट्स, मतलब अर्थ में लिक्विड मिलता है कि नहीं, वो सब तुम्हें मिलने लगेंगे। और फिर एंड के जो नेपच्यून, यूरेनस है, ये सारे गैशियस प्लैनेट है। तो देखो अगर तुम यूनिवर्स में भी वही पिक्चर देखोगे तो वही दिखेगा। और अगर अर्थ की कोर भी स्टडी करोगे तो अर्थ की जो सेंटर है वहां पे क्या है, एकदम सॉलिड एलिमेंट्स है, जैसे निकल हो गया, आयरन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सेमी सॉलिड है, फिर उसके और बाहर जहां क्रस्ट है उसके नीचे मेंटल है ना, और बाहर अब लिक्विड के बाहर क्या आएगा मैम, अरे गैस, एटमॉस्फेयर क्या है, गैसेस ही तो है। ठीक, तो इसी फॉर्म में अकॉर्डिंग टू डेंसिटी सारी चीजें खुद को क्या करने लगी, अलाइन करने लगी, रिवॉल्व होने लगी। ये चीज सिर्फ एक प्लैनेट या एक सेलेस्टियल बॉडी तक नहीं रह गया, ये चीज यूनिवर्स में भी देखने को मिली और मल्टी यूनिवर्स में भी देखने को मिली, मतलब बहुत सारे यूनिवर्स में भी देखने को मिली। तो यही इन जनरल बिग बैंग बोलता है कि एक्सप्लोजन हुआ, बड़ा सा एक्सप्लोजन, मैटर का फॉर्मेशन हुआ, डार्क एज, मतलब सिर्फ एक्सप्लोजन हुआ। अब धीरे धीरे हर चीज सेटल डाउन होने लगी, एटम्स का फॉर्मेशन होने लगा, एटम्स ने मॉलिक्यूल्स को बनाया। ठीक है, अब साथ में ये तो हो ही रहा था, बट साथ में एलिमेंट्स का फॉर्मेशन भी होने लगा। ठीक, उसके बाद पहली बार स्टार्स आने लगे, मतलब स्टार का बर्थ हुआ। अब स्टार का बर्थ, जैसे सन भी क्या है, एक स्टार ही है। अब देखो हर यूनिवर्स का सेंटर क्या रहता है, जो ऐसी सेलेस्टियल बॉडी रहती है जिसमें सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो। और सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड किस में होता है, या तो उसमें कोई हैवी रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है, जैसे एक स्टार के केस में, या फिर ब्लैक होल भी क्या है इसमें, जिसमें सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अगर तुमने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते होगे, तो तुमने पढ़ा है कि जिस भी एरिया के पास से एक ब्लैक होल गुजरता है वो हर चीज अपने अंदर लेते जाता है, क्योंकि ब्लैक होल का मैग्नेटिक पावर सबसे ज्यादा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा होता है। ठीक, तो वहीं पे पहली बार स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ, स्टार बॉर्न हुए। अब स्टार के आसपास क्या हुआ, वही डेंसिटी वाइज प्लैनेट्स बनने लगे, घूमने लगे। लो इसको हमने क्या बोल दिया, यूनिवर्स। अब एक टाइम पे ऐसा एक तो नहीं हो रहा था, बहुत सारे यूनिवर्स बनते जा रहे थे। तो यहीं पे अब यूनिवर्स किसका पार्ट थे, गैलेक्सीज के पार्ट थे। तो यूनिवर्स भी घूम रहे थे किसी के आसपास, उसी को हमने क्या बोल दिया, गैलेक्सीज बोल दिया। तो देखो पहली बार गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होने लगा। और फिर हमारा जो सोलर सिस्टम है 9 बिलियन ईयर पहले बनना शुरू हुआ। सोलर सिस्टम में मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि हाँ अभी हर चीज शेप में आने लगी, सन आ गया, प्लैनेट्स आ गए, एस्ट्रॉइड्स आ गए, कमेट्स है वो आ गए, सारी चीजें धीरे धीरे धीरे, सैटेलाइट्स आ गए, सब चीजें का फॉर्मेशन होने लगा। ठीक, और धीरे धीरे हर चीज क्या होने लगी, एक दूसरे से दूर जा रही है। ये तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कहाँ पे, E=mc² में क्या बोलते, क्या वो इक्वेशन बोलती है कि धीरे धीरे हर चीज क्या होगी, दूर दूर होती जाएगी, एक्सपैंड होती जाएगी। इसलिए तुम अगर ध्यान से देखोगे इसको उन्होंने कैसे बनाया, कुछ इस तरीके से एक्सपेंशन फॉर्म में। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये चीज और एक्सपैंड होती जाएगी, वही ये क्या लिखा है, टाइम।
टाइम के साथ तुम अगर देखोगे इसका डायमेंशन तो धीरे धीरे क्या होते जाएगा, दूर होते जाएगा। मतलब जो गैलेक्सी स्टार्स जो नए भी बन रहे हैं वो सारे फॉर्म होते जाएंगे और दूर दूर होते जाएंगे, एक्सपैंड होते जा रहा है। ठीक, तो ये तो सारा था किसके बारे में, बिग बैंग के बारे में। अब आ जाओ, तो मैं बिग बैंग से अब लेके आ रही हूँ कहां पे, अपने सोलर सिस्टम पे आ जाओ। सोलर सिस्टम में सन का फॉर्मेशन हो गया, प्लैनेट्स भी अपना शेप ले रहे हैं, वापस वही हेवियर प्लैनेट, डेंसिटी जिसका ज़्यादा है वो सन के आसपास रह रहा है, जो थोड़ा बीच की है मतलब ज़्यादा हैवी भी नहीं है लाइटर भी नहीं है, ठीक है, थोड़ा लिक्विड फॉर्म है, वो थोड़ा और सेंटर में आ रहे हैं, और गैशियस प्लैनेट और दूर आ रहे हैं। सिंस सन का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है तो सब उसी के आसपास क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो रहा है। अभी हमारा क्या बन गया, बिग बैंग हुआ, साथ में बहुत सारे स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ, यूनिवर्स भी बनने लगे, गैलेक्सीज भी फॉर्म होने लगी। हमने बात की अपने सोलर सिस्टम की, तो 9 बिलियन पहले बना, उसमें अब मेरा अर्थ, मेरा नहीं मतलब हमारा अर्थ का भी फॉर्मेशन हो रहा है, पर वो अर्थ जो इस टाइम बनना स्टार्ट हो रही वो अलग है, और जो अब अर्थ है वो कंप्लीटली अलग है। ठीक, तो चलो देखते हैं कि अर्थ का क्या हुआ। तो अर्थ सबसे पहले तुमको पता होगा, तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या था, एक गरम मास का गोला, ऐसे बोलते हैं ना, तो हाँ हॉट था, एकदम गरम था, हर चीज एकदम हाईली रिएक्टिव थी, क्योंकि टूट टूट के मैटर यहाँ भी बन रहा था। जो चीज बाहर बड़े लेवल पे चल रही थी, प्लैनेट में भी वही चीज हो रही थी। ठीक है, रिएक्शंस हो रही थी, बहुत गर्म था, एकदम हाई टेम्परेचर था। पर फिर क्या होने लगा, धीरे धीरे समय के साथ, मतलब सोचो 9 बिलियन ईयर पहले सोलर सिस्टम बन गया। ठीक है, अभी अर्थ नहीं बनी, अभी भी वो प्रोसेस में ही है। तो धीरे धीरे टाइम के साथ ये जो गर्म मैटर है, पूरा जो हाई रिएक्शन है, वो धीरे धीरे कूल डाउन होने लगा। कूल डाउन होते होते देखो यहाँ कूल डाउन होने लगा है ना, और किसका फॉर्मेशन होने लगा, वाटर का फॉर्मेशन होने लगा। ठीक है, कूल डाउन हो रहा है, मतलब वही सारी गैसेस गर्म हो रही है, इवापोरेट हो रही है, तो फिर नीचे आ रही है गर्म फॉर्म में, एकदम हाई रिएक्शन हो रहा है, थंडर स्टॉर्म चल रहा है कहीं, ठीक है, लाइटनिंग हो रही है पूरे टाइम। ये सब करते करते कूल डाउन होते होते धीरे धीरे किसका फॉर्मेशन हुआ, वाटर का फॉर्मेशन हुआ। जैसे ही वाटर का फॉर्मेशन हुआ, हमने बोल दिया, मतलब इस वाली जगह पे हम बोल सकते हैं कि अब बीत चुके हैं 4.5 मिलियन ईयर अगो, मतलब ये सारा हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन आ गया 4.5 मिलियन ईयर होगा। अभी भी सिर्फ अर्थ ही बनी है, ठीक है, पर अभी भी वो प्रिमिटिव अर्थ है, अपना अपना शेप ले रही है। कुछ चीजें जो आज प्रेजेंट है वो उस टाइम नहीं थी, कुछ चीजें जब उस टाइम थी जो आज नहीं है, तो दोनों अलग अलग है। अभी भी क्या हो रहा है, अर्थ बस वही रिएक्शन हो रहा है, गर्म था कूल डाउन हो रहा है। थोड़े से आप बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होने लगा। ठीक है, अभी इस जगह जब ये इतना गर्म था, सब एलिमेंटल रिएक्शन में था, एटम्स थे या मॉलिक्यूल थे, डायटॉमिक फॉर्म में थे, एक रिएक्ट कर रहा है दूसरा रिएक्ट कर रहा है, एकदम हर चीज गर्म होने लगी। ठीक, फिर क्या होने लगा, धीरे धीरे ठंडा होके कंडेंसेशन हो रहा है, थोड़ा लाइटनिंग कम होने लगी, रिएक्शन थोड़ा कूल डाउन होने लगा, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। वाटर मॉलिक्यूल का जैसे फॉर्मेशन हुआ, मतलब जैसे मतलब ऐसे नहीं कि बस यहाँ वाटर मॉलिक्यूल बना और लाइफ आ गई, नहीं, उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लगा। वही सारी चीजें मैं आज पढ़ाने वाली हूँ इस वाले लेक्चर में। ठीक है, तो जब वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया तो याद रखना है कि 4.5 में तो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, और 500 मिलियन ईयर को क्या हुआ कि एक्चुअली पहली लाइफ आई, किसमें, पानी में आई। ठीक है, अब देखो यही उन्होंने देखा है कि वाटर में लाइफ आना स्टार्ट हुई, साथ साथ में क्या स्टार्ट हुआ, थोड़ा और लैंड दिखना शुरू हुआ, क्योंकि और इवेपोरेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, इवेपोरेशन हुआ, तो थोड़ा अर्थ लैंड वाला पोर्शन भी दिखना स्टार्ट हुआ। फिर और आगे कहानी बढ़ी तो वो ये जुरासिक पीरियड आया है, जहाँ पे देख सकते हो डायनासोर्स दिख रहे हैं, फिर वो गायब हो गए, मैमल्स डोमिनेट करने लगे। अब मैमल्स में जो प्रिमिटिव मैमल्स थे वो गायब हो गए, जैसे मैमथ थे, वो गायब हो गए, कौन आ गया, इंसान आ गया, और इंसान के बाद तो आज मॉडर्न एरा ही आ गया। कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा अर्थ एक्चुअल में नहीं, हमने बहुत डैमेज कर दिया है ना, इतना पोल्यूशन किया है, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है कि काश इस टाइप का दिखता, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। चलो, तो ये तो हमने पढ़ लिया कि वापस कहां पढ़ा, बिग बैंग हुआ, स्टार्स बने, सोलर सिस्टम्स बने, यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, हम अपना सोलर सिस्टम पे आए कि 9 बिलियन ईयर पहले अपना सोलर सिस्टम बना। अर्थ कब बनी, 4.5 बिलियन ईयर बैक, तो 4.5 बिलियन ईयर पहले अर्थ का फॉर्मेशन हो गया। अब लाइफ कब आएगी, 500 साल बाद, मतलब 500 मतलब 500 बिलियन ईयर बाद आई पहली लाइफ।
तो चलो देखते हैं। अर्थ वाज सपोज टू हैव बीन फॉर्म अबाउट 4.5 बिलियन ईयर बैक। तो अर्थ का फॉर्मेशन हो गया, एक्सपेंशन, एक्सप्लोजन, हर चीज सेटल डाउन अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, स्टार बन गया, सोलर सिस्टम बन गया, यूनिवर्स बन गया, आ गए हमारे सोलर सिस्टम में, उसमें भी सब प्लैनेट बन ही रहे। देख लो अपना अर्थ भी अभी बन ही रहा है, बनते बनते मतलब 9 बिलियन ईयर पहले सोलर सिस्टम बन गया। अर्थ के बनते बनते कितना साल हो गया? 4.5 बिलियन ईयर बैक। याद रखो इवोल्यूशन वाले इसमें हम हमेशा जब भी कुछ कंपेयर करेंगे या टाइमलाइन बताएंगे ना, हम पुराने से स्टार्ट करेंगे और प्रेजेंट तक आएंगे। ठीक, तो देखो, तो 9 बिलियन ईयर पहले सोलर सिस्टम बना। अर्थ कब बना? 4.5 बिलियन ईयर पहले, मतलब 9 माइनस 4.5, जितना भी तुम्हारा डेटा आएगा एक्चुअली उतना टाइम से अर्थ के फॉर्मेशन के लिए लग गया। सोचो, अब मैं बोल रही हूं कि 4.5 बिलियन ईयर पहले अर्थ आ गई, बट 500 बिलियन ईयर पहले, मतलब ये जो 4.5 का 0.5 बिलियन ईयर पहले लाइफ आई, मतलब 4 बिलियन ईयर तक लाइफ का फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं था, इतना स्लो चल रहा था। ठीक, चलो आगे क्या हुआ? अब देखो, अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो तुमको याद रखना है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि जो चीज बनते जा रही थी वो आज के जैसे नहीं है। आज पूरा एटमॉस्फेयर अलग है, जब वो चीज बन रही थी तब पूरा एटमॉस्फेयर अलग था। तो कैसे अलग था, इस पे आता है क्वेश्चन। तो देखो, देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ। एटमॉस्फेयर होगा ही नहीं, हर चीज गर्म थी, ठंडी हो रही थी, गर्म हो रही थी। एटमॉस्फेयर मतलब क्या? ये गैसेस, ये प्रोटेक्शन कुछ नहीं था। उसके बाद वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम मोल्टन मास कवर्ड द सरफेस। अगर ध्यान से देखो ये वाला जो पिक्चर मैंने दिखाया है, तो ये वाला पर्टिकुलरली ये वाला, तो हुआ क्या था? बहुत गर्म था। यही सारे एटम, एलिमेंट्स के जो एटम्स है वो आपस में रिएक्ट करके मॉलिक्यूल बना रहे थे। ज्यादा से ज्यादा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, सिंपल सा NH3 बन गया या H2O बन गया, इतने ही मॉलिक्यूल तक कहानी चल रही थी। अब यही क्या हो रहे थे? बार बार फॉर्म हो रहे थे और बार बार आपस में ही रिएक्ट कर रहे थे। तो मेजॉरिटी कौन कौन सी गैसेस थी? मीथेन थी CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर वेपर H2O और अमोनिया NH3। यही 4 मेजर कंपोनेंट्स थे जिसने अर्थ को पूरा कवर करके रखा था। और वो कहां से रिलीज हो रहे थे? यही हॉट लावा, जितना भी गर्म रिएक्शन हो रहे थे उसका रिजल्ट था। उसके बाद द यूवी रे फ्रॉम द सन ब्रोक अप वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड द लाइटर H2 एस्केप। मतलब अब देखो, कोई प्रोटेक्शन नहीं था क्योंकि कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं था। एटमॉस्फेयर नहीं था तो कोई ओजोन की कहानी, मतलब पॉसिबल ही नहीं है ओजोन होना। तो सिंस कुछ नहीं था, तो ये जो यूवी रेडिएशन आ रही थी उसने किसको ब्रेक डाउन किया? उसने ब्रेक डाउन किया किसको? वाटर मॉलिक्यूल को। मतलब H2O का स्प्लिटिंग हुआ है ना, स्प्लिट हो गया। किस में स्प्लिट हो गया? H2 में स्प्लिट हो गया और O2 में स्प्लिट हो गया। और समझो बात को कि जो पहले वाला अर्थ था उसमें एटमॉस्फेयर तो था नहीं, कितनी मिलजुला के 4 चीजें थी, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। ऑक्सीजन नहीं था। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, देखो बोला एटमॉस्फेयर नहीं, फिर भी हम बोलेंगे कि पहले वाले एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस थी या कैसा नेचर था। तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में सिंस ऑक्सीजन नहीं था और कार्बन डाइऑक्साइड थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कराता है? रिडक्शन कराता है ना। तो इसलिए याद रखना है कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा था नेचर में? रिड्यूसिंग था नेचर में। क्यों? ऑक्सीजन था ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा था। और आज का एटमॉस्फेयर कैसा है नेचर में? ऑक्सीडाइजिंग नेचर, क्योंकि 21% तो ऑक्सीजन ही है। कुछ आया समझ में? और ये 21% ऑक्सीजन आई कहां से? जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल था वो क्या हो रहा था? टूट रहा था, स्प्लिट हो रहा था। किसमें? H2 और O2 में। H2 लाइट था तो उड़ जा रहा था, ठीक है, एस्केप हो रहा था, और O2 वहीं बचा रह रहा था। अब सोचो उस रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर से आज के ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर तक की जो कहानी है, कितने साल बीत गए पर धीरे धीरे ये प्रोसेस होती रही। याद रखना है, इवोल्यूशन को एक रात की कहानी नहीं है या एक साल की कहानी नहीं है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। हुआ क्लियर? तो देखो, तुम खुद देख सकते हो कि 9 बिलियन ईयर पहले सोलर सिस्टम बना, इतने सालों के बाद 4.5 बिलियन ईयर पहले अर्थ बनी, उसके बाद भी 4 बिलियन ईयर बीत गए सिर्फ लाइफ को फॉर्म करने में। 500 या 5 बिलियन ईयर पहले
5 नहीं बोल सकते, 0.5 है ना, 0.5 बिलियन ईयर पहले लाइफ आई और फिर उस लाइफ से आज तक की कहानी धीरे धीरे क्या होती चली गई, इवॉल्व होती चली गई, मॉडिफाई होती चली गई। ठीक, एक और चीज क्या याद रखनी है, पहले वाले अर्थ में एटमॉस्फेयर नहीं था, और अगर सपोज करो क्वेश्चन आ ही गया कि नहीं बताओ कैसा एटमॉस्फेयर था, तो तुम क्या बोलोगे वर्ड कि रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा थी कंसेंट्रेशन में। वहीं आज का जो एटमॉस्फेयर है कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग है नेचर में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन आज प्रेजेंट है, 21% प्रेजेंट है, और वहीं कार्बन डाइऑक्साइड तो एकदम ट्रेसेस में, हम नहीं बोलते 0.001 में अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। हुआ क्लियर? चलो आगे देखते हैं कि अगली स्लाइड क्या बोल रही है। ऑक्सीजन कंबाइंड विद अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर, CO2 एंड अदर, मतलब वापस जो टूट रहा था वो वापस H2 के साथ कंबाइन होता, अलग अलग चीजें अब रिएक्शन होने लगी, अब नए नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होने लगा। और अब कौन बना, देखो ओजोन लेयर वॉज फॉर्म, मतलब समझो बात को, जब अर्थ गर्म थी, मतलब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था, तब कोई ओजोन लेयर नहीं थी। मतलब जरा सोच के देखो, जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन है जो आज है, मतलब आज है पर ब्लॉक हो जाते हैं ओजोन लेयर के थ्रू, वो सारे एंटर कर रहे थे, और वो भी एक रीजन थे कि H2O जो था, पहले का जो वाटर था वो स्प्लिट हो रहा था H2O और O2 में, फिर वो O2 और रिएक्शन कर रहा था अलग अलग चीजों के साथ, और धीरे धीरे इसी रिएक्शन का रिजल्ट रहा कि कौन सी गैस बन गई, ओजोन गैस बन गई, और वो ऊपर जाके सेटल डाउन हो गई, है ना, और उसने क्या बना लिया, ओजोन लेयर बना दी। हुआ क्लियर? अब देखो, लाइफ अपेयर्ड 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, तो या तो 500 मिलियन ईयर बोलो, या फिर इसी को बोलने का तरीका क्या है कि देखो यहाँ पे लिखा है ना 4.5 बिलियन ईयर, तो या तो तुम ऐसा बोलो कि 500 बिलियन का मिलियन कर दो, एक यूनिट नीचे ले आओ, तो 500 मिलियन ईयर बैक, या फिर 0.5 बिलियन ईयर बैक। ठीक, तो देखो मतलब पहला का एटमॉस्फेयर कुछ नहीं था, अगर है भी तो रिड्यूसिंग, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन ज्यादा, ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन है ही नहीं, 0। आज में ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है। ठीक, उसके बाद पहले ये जो अंडरलाइन कर रही हूं इसके ऊपर 110% क्वेश्चंस आते हैं कि जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस डोमिनेंट थी, वाटर वेपर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि रिड्यूसिंग बोल ही रही हूं, मीथेन CH4, और तुम्हारी अमोनिया, और आज तो तुमको पता है नाइट्रोजन ज्यादा है। ठीक है, चलो अब तुम खुद समझ सकते हो कि नाइट्रोजन कहां से आया होगा, सिंस ये अमोनिया है, अमोनिया क्या होता है NH3, तो तुम थोड़ा बहुत अगर सोचोगे तो हो समझ में आएगा कि इसी का रिएक्शन होने लगा, और ये N और H अलग हो गया, और N2 में कन्वर्ट होकर आज का जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन इतना ज्यादा मिलता है वो शायद इसी का रिजल्ट होगा, रिएक्शंस का रिजल्ट होगा। ठीक है, फिर जो वाटर मॉलिक्यूल था तो उसको क्या हो रहा था, वो ब्रेक डाउन हो रहा था, प्रोटोलाइसिस हो रहा था। अब मैं क्यों बोल रही हूँ प्रोटोलाइसिस, प्रोटो मतलब, या सॉरी प्रोटो नहीं, फोटोलाइसिस हो रहा था। फोटो मतलब लाइट, यूवी लाइट की मदद से, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, किसका, वाटर का ब्रेक डाउन, वाटर की स्प्लिटिंग हो रही थी, H2O मॉलिक्यूल टूट रहा था H2 और O2 में, फोटोलाइसिस। ठीक है, चलो अब अगर तुम ध्यान से, अगर तुम बोलोगे मैम ये वर्ड और भी कहीं सुना है, बताओ कहाँ सुना है, तुमने पढ़ा होगा 10th में भी और 11th में भी, जब तुम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे होगे तो फोटोसिंथेसिस की जो पहली स्टेप होती है, पहली स्टेप बताओ क्या होती है कि मैम यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल पिगमेंट जो लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है। ठीक, और वो क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है, जो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया और वही एनर्जी वो यूज करता है वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने के लिए। मतलब सोचो एक्चुअली वही पैटर्न अभी भी चल रहा है कि नहीं, कि यूवी रेडिएशन को यूज किया और जो एनर्जी, उसको एनर्जी को कहाँ यूज कर रहे हैं, जो रूट से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है H2O, उसका ब्रेकडाउन के लिए। तो अगर याद होगा 10th में भी पढ़ा था और 11th में भी पढ़ा था, फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस इज एक्टिवेशन। अब 11th में तो अच्छी लैंग्वेज बोलते हैं ना हम उसको, क्या और एडवांस अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, तो एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया सनलाइट एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड फॉर ब्रेकडाउन ऑफ H2O मॉलिक्यूल इनटू H2 एंड O2, तो उसी को हम बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो देखो फोटोसिंथेसिस की भी पहली स्टेप वही है, और जब एटमॉस्फेयर बनने के लिए पहली स्टेप उठाई गई तो वो भी वही थी, क्या कि यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में
जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट हो रहा था H2 और O2 में, ठीक है। पर ये यूवी रेडिएशन अलग है और आज का जो यूवी रेडिएशन मिल रहा है वो अलग है। क्यों? क्योंकि इस यूवी रेडिएशन के टाइम पे कौन नहीं था? ओजोन लेयर नहीं थी। और आज के यूवी रेडिएशन में ओजोन लेयर है, इसलिए हम लोग भी हैं, इसलिए लाइफ है। नहीं तो भैया सब कुछ रेडिएशन के कारण जल जाता, मर जाता, सर्वाइव ही नहीं कर पाता, ठीक। तो क्या हुआ? ओजोन लेयर का भी फॉर्मेशन हुआ, ऑक्सीजन जो टूटा था वो कंबाइन होना स्टार्ट हुआ, अलग अलग मॉलिक्यूल और अलग अलग कंपाउंड्स को बनाना स्टार्ट किया। और 500 साल बाद, 500 साल नहीं बोल सकते, 500 मिलियन ईयर पहले क्या आई? उसके बाद या 500 मिलियन ईयर बाद क्या आया? पहली लाइफ आई। अच्छा बताओ कहाँ आई ये पहली लाइफ? पानी में, क्योंकि तब वाटर तो अबंडेंट था, ठीक। कहां से आया वाटर? भाई गर्म था, कंडेंसेशन हो रहा था, इवेपोरेशन हो रहा था, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, नीचे वही साइकिल बार बार चलते चलते स्टार्टिंग में जो प्रिमिटिव अर्थ थी उसमें एटमॉस्फेयर भी नहीं था और अर्थ का मेजर पोर्शन पानी से ही कवर था। हुआ क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अब देखो, ये तो हमको पता है कि इस टाइप का कुछ कुछ हुआ। इसको एक्सपेरिमेंटली भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने मेहनत की यही चीज को बताने के लिए कि एक्चुअली इवेंट्स इसी सीक्वेंस में हुए, ठीक है। पर वो वाली जो थ्योरी वो आज हम मानते हैं, एक्सेप्टेड थ्योरी। पर बीच में कुछ साइंटिस्ट है, उन्होंने अपने अपने मन की नई नई थ्योरी बनाई, तो वो सारी बेसिकली रिजेक्टेड थ्योरी है। रिजेक्टेड मतलब हम पढ़ते भी और ये भी पढ़ते हैं कि ये गलत थ्योरी दी गई है, पर अपन को पढ़नी है। तो ऐसी 2 थ्योरी तुम्हारे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, बड़ी मजेदार थ्योरी है, सुनोगे तो हंसी आने लगेगी। और याद रखो ये कैसी थ्योरी है? रिजेक्टेड थ्योरी, गलत थ्योरी। ये अलग बात है कि कुछ लोग आज भी इस थ्योरी में बिलीव करते हैं। क्या थ्योरी? अब सुनोगे तो मजा आएगी। देखो, पहली थ्योरी है पैनस्पर्मिया की थ्योरी। अब ये थ्योरी मानती है कि ये जो मैंने अभी सब समझाया ऐसा नहीं हुआ था, एक्चुअली बाहर से कोई आया जो एलियंस थे बेसिकली, और वो स्पोर छिड़क के गए अर्थ पे और लाइफ आ गई। मतलब सोचो कितना साउंड ही कितना अजीब कर रहा है। हाँ, इसी थ्योरी पे बहुत सारी मूवीज भी बनी हुई हैं, क्या करें। चलो वापस, ये कैसी थ्योरीज हैं? रिजेक्टेड थ्योरी हैं, गलत प्रूव हो चुकी हैं, पर फिर भी आज कुछ लोग मानते हैं, तो मानने दो, हम तो पढ़ेंगे एग्जाम में, रिजेक्टेड थ्योरी के नाम से आएगा। पहली कौन सी थ्योरी है? थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। क्या बोलती है ये थ्योरी? देखो, अर्ली ग्रीक थिंकर्स, तो पहले के ग्रीक थिंकर्स मानते थे, थॉट यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर। मतलब उनको लगता था जो लाइफ आई है, मतलब अभी जो इतना मैंने बताया कि लाइफ पहली बार इतनी मेहनत से ओरिजिनेट हुई है ना, पहली बार बनी 500 कहाँ गया? ओके, 500 मिलियन ईयर पहले बनी। तो ये सब कुछ थ्योरी वो नहीं मानते। वो बोलते हैं जो लाइफ है वो बेसिकली स्पोर के फॉर्म में आई थी। स्पोर है ना, जैसे अपन बोल सकते हैं जैसे फंजाई स्पोर बनाता है ना, वैसे स्पोर के फॉर्म में लाइफ आई थी, अर्थ पे नहीं, बाहर थी। और बाहर से वो स्पोर उड़ के आए या कोई आके अर्थ पे बिखरा के गया और फिर यहाँ पे लाइफ आने लगी। क्या बकवास थ्योरी है, क्या करें, पढ़ना है। तो देखो क्या बोला उन्होंने कि अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर बट ट्रांसफर हुई थी कैसे? मतलब हम एलियंस है, सीधा सा लॉजिक है ना। ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। मतलब नहीं, ये तो और ही कुछ नया थ्योरी बोल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो कौन सी अभी रिसेंट मूवी आई थी उसी का बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं कि लाइफ ओरिजिनेट कहीं हुई थी, फिर वहां से वो लाइफ को लिया गया स्पोर के फॉर्म में और अलग अलग प्लैनेट पे छिड़का गया, क्योंकि स्पोर से तो छिड़का गया, और फिर वहां पे लाइफ आई गई। एकदम बकवास थ्योरी। दूसरी बकवास थ्योरी जो तुमको पढ़नी है उसका नाम क्या है? स्पॉन्टेनियस जनरेशन। देखो नाम ही है स्पॉन्टेनियस, मतलब लाइफ एकदम से आ गई, इतना टाइम नहीं, मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइफ यूं आ जाती, यूं। अब देखो ये थ्योरी बोलती क्या है, ठीक है? लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ, मड एक्सेट्रा। मतलब जो लाइफ है, मतलब जो कोई चीज लिविंग हो रही है या कोई न्यू लाइफ बन रही है, वो कहां से बन रही है? सड़े हुए गले हुए मैटर से, जैसे स्ट्रॉ हो सकता है, मिट्टी हो सकती है, उससे लाइफ आती है। अच्छा, अब मैं तुम्हें इन डिटेल बताती हूँ ये थ्योरी एक्चुअल में बोलती क्या है। मतलब ये तो उनका मेन स्टेटमेंट है। उनका जो बिलीवर है, जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को मानने वाले जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट बोलो, थिंकर्स बोलो, फिलोसोफर्स बोलो, सब रिजेक्टेड है। उनका ये मानना था कि अगर तुम्हें चूहे पैदा करवाने, बिल्कुल सही सुन रहे हो कि देखो चूहे एकदम से चूहे 21 डेज में चूहे पैदा करवाने, तो क्या करना है? बेसिकली गेहूं का बोरा लेना है, ठीक है, और उस पर भीगी हुई, पसीने से भीगी हुई स्वेट लैडन शर्ट को ऐसे डाल देना है, ठीक है। और जब तुम ऐसे उसको दोनों एक जगह रख दोगे और छोड़ दोगे, तो 21 डेज बाद क्या होगा?
कि तुमको वहां से चूहे मिल जाएंगे। क्या थ्योरी है, मतलब चूहे पैदा करने का यही तरीका मिला, बाकी कोई तरीका नहीं। नहीं, अब ये इसीलिए उनको लगा, जो थिंकर्स थे उनको लगा कि बस ऐसे ही अगर गेहूं का बोरा लो और स्वेट लैडन शर्ट डाल दो तो 21 डेज के अंदर चूहे आ जाएंगे। एकदम बकवास, रिजेक्टेड थ्योरी। ठीक है, क्या है इस थ्योरी का नाम? स्पॉन्टेनियस जनरेशन। एकदम बकवास थ्योरी। अब बोलोगे मैम बकवास कैसे? आऊंगी, उसके ऊपर भी आऊंगी कि एक्चुअली थ्योरी हुई कैसे होगी, और उन्होंने उसका कंक्लूजन ही कुछ और निकाल के हमको पढ़ा दिया कि ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन है। तो देखो, पर एक्चुअली इस थ्योरी को साइंटिफिकली या एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया था कि ये जो भी बकवास किया जा रहा है स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाला, सब गलत है। किसने किया था ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। साइंटिस्ट का नाम है लुइस पैश्चर। तो देखो, दिस थ्योरी वाज डिसअप्रूव्ड बाय लुइस पैश्चर एंड ही कंक्लूडेड, उन्होंने डिसअप्रूव की थी, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया था कि ये जो भी थ्योरी बोल रही है कि लाइफ एकदम से आ जाती है, एकदम से अगर चूहे पैदा करने तो 21 डेज के अंदर पैदा हो जाते हैं, सब बकवास थ्योरी है। इसको गलत प्रूव किया था लुइस पैश्चर ने, और उन्होंने कंक्लूड किया था, उन्होंने बोला था दैट लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल लाइफ। मतलब लाइफ, जो कोई चीज जिंदा है वो हमेशा कहां से आएगा? जो पहले से कोई चीज जिंदा थी। मतलब लाइफ कम्स फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। जैसे हम बोलते हैं ना कि सेल कहां से आया? सेल कम्स फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओमनिस सेलुला ई सेलुले, 11th में पढ़ चुके हो, चैप्टर नंबर 8 में। वर्चो का स्टेटमेंट है कि एक सेल कहां से आता है? एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से। एक सेल आया कहां? जो पहले से कोई सेल था वही उसी ने डिवाइड किया और एक नया सेल बना। तो सिमिलरली सेम स्टेटमेंट दिया गया था लुइस पैश्चर के थ्रू के द्वारा कि जो नई लाइफ है वो कहां से आएगी? जो पहले से कोई चीज जिंदा थी वहां से आएगी। तो अब बोलोगे फिर मैम अगर ये चीज उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव की तो ये कंक्लूजन कहां से आया कि लाइफ एकदम से चमत्कारिक रूप से प्रकट हो सकती है? देखो, हुआ ऐसा कुछ होगा कि जो गेहूं का बोरा है तो वहां पे, अब तुम्हें पता है कि कोई चीज अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करनी रहती है हम उसको ड्राई स्टोर करते हैं, है ना? ये अपन को पता नहीं तो क्या हो जाता है, सड़ जाती है वो चीजें। तो उन्होंने शायद वो सड़ी हुई को डिकेइंग का कंक्लूजन लगाया था। सड़ गई, ठीक है, और ये हमको भी पता है कि माइक्रोब्स हर जगह प्रेजेंट है, इसलिए हम कोई भी चीज स्टोर करते हैं उसको ड्राई फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब इन्होंने क्या किया था कि गेहूं का बोरा लिया और उसके ऊपर पसीने से भीगी हुई शर्ट डाल दी। पसीने से भीगी हुई मतलब क्या? वेट, मॉइस्चर आ गया। मॉइस्चर आ गया तो वो गेहूं हो सकता है सड़ने लगे तो सिंस आसपास माइक्रोब्स होते हैं तो माइक्रोब्स का इन्फेक्शन हो गया वहां पे। ठीक है, माइक्रोब्स ग्रो होने लगे, धीरे धीरे माइक्रोब्स का ग्रोथ इतना हो गया कि वहां बहुत सारी कॉलोनी डेवलप हो गई। रिजल्ट ये हुआ कि वो जो गेहूं था वो सड़ने लगा। आसपास से कोई मक्खी घूम रही होगी, उसको लगा हाँ ये सड़ रहा है, एकदम सही जगह है मेरे को अंडे देने की, तो वो मक्खी आके अपने अंडे दे गई, मेगॉट्स फॉर्म हो गए, इल्लियां बन गई वहां पे। अब इल्लियां फूड होता है चूहों का, तो हो सकता है चूहा भी कहीं से जा रहा होगा, उसने देखा रही यहाँ तो खाना भी, गेहूं भी है, साथ में फ्री में इल्लियां भी मिल रही है खाने को, तो वो भी आके उसने भी अपने बेबीज जो है वो दे दिए होंगे। तो अब रिजल्ट ये हुआ होगा कि जब ये साइंटिस्ट जो मतलब ये जो थिंकर्स हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाले, ये जब पहुंचे उन्होंने एकदम अनटच रखा और जब देखा तो उनको लगा चूहे आ गए, गेहूं में से चूहे पैदा हो गए, उनको ऐसा लगा होगा। पर वापस अब हमको पता है ना कि किसी भी चीज, कोई भी चीज सड़ने क्यों लगती है ये बताओ? क्योंकि मॉइस्चर आ जाता है। सपोज मैं बोल रही हूँ मॉइस्चर भी नहीं है, फिर भी अगर कोई चीज सड़ रही है तो भैया माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स का हमला हो गया होगा। अब माइक्रोब्स क्या है? ऑर्गेनिज्म ही ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। ये अलग बात है वो हमको दिखते नहीं, पर है तो लाइफ ही ना। मतलब अगर कोई तुम्हें बड़ी लाइफ दिख रही तो वो कहां से आ रही है? ऑलरेडी जो चीज जिंदा है वहीं से आ रही है। तो ऐसे कुछ हुआ होगा, ठीक है, ऐसा अनुमान है। इसके बेसिस पे उन्होंने बाकी का इन डेप्थ स्टडी नहीं किया, बस ऊपर ऊपर देख लिया और बता दिया कि लाइफ बननी तो कैसे बनेगी? चुटकियों में बनेगी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। एकदम बकवास, रिजेक्टेड थ्योरी। तो याद रखना है, पैंस्पर्मिया रिजेक्टेड थ्योरी, गलत थ्योरी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन गलत थ्योरी। स्पॉन्टेनियस जनरेशन को प्रूफ गलत किसने किया था? लुइस पैश्चर ने। कैसे प्रूफ किया था चलो देखते हैं। तो इन्होंने प्रूव किया था श्वान नेक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अब कैसे, अगर तुम देख सकते हो डायग्राम में, तो उन्होंने ब्रॉथ लिया था, ठीक है, मीट ब्रॉथ लिया था, जिसमें मतलब चिकन को बॉईल करके जो उसका ब्रॉथ रहता है उसको, अब बॉईल नहीं, सिर्फ ब्रॉथ लिया था, ठीक। अब उसको उन्होंने बॉईल किया। अब श्वान शेप
जो रहता है, मतलब बेसिकली एस शेप का ऐसा बॉटल नेक रहता है, ठीक। उन्होंने उसको बॉईल किया और उसको रख दिया। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, बोलोगे मैम ऐसा शेप का लेने का पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर सपोज करो इसका यहाँ पे क्या है, ओपनिंग है और एयर है, हर जगह तो एयर है, एयर में क्या होता है, माइक्रोब्स होता है। तो इन केस माइक्रोब एंटर भी किया तो वो माइक्रोब यहाँ आके कहीं रुक जाएगा, मतलब इस जगह पे इतना ट्रैवल करके यहाँ नहीं जा पाएगा, क्योंकि बेसिकली ब्रॉथ मतलब क्या, न्यूट्रिएंट मीडियम, सारे न्यूट्रिशंस है उसमें। अब उन्होंने उसको बॉईल क्यों किया, बात समझो, बॉईल क्यों किया, ताकि जो पहले से इनकेस अगर कोई माइक्रोब्स होंगे, जब ये ब्रॉथ बना रहे थे, न्यूट्रिएंट मीडियम बना रहे थे, तो पहले से कोई माइक्रोब्स होंगे तो बॉइलिंग की वजह से वो मर जाएंगे। तो अब जो बचेगा वो सिर्फ प्योर ब्रॉथ ही रहेगा, मतलब सिर्फ प्लेन न्यूट्रिएंट मीडियम, और उन्होंने उसको ऐसे लिया और छोड़ दिया। तो इनकेस यहाँ ओपनिंग भी है तो यहाँ से क्या होगा, कुछ माइक्रोब्स एंटर करेंगे, यहाँ रुक जाएंगे, मैक्सिमम यहाँ तक तो रुक ही जाएंगे, इतना वो ट्रैवल करके यहाँ नहीं जा पाएंगे। तो उन्होंने एक जो है फ्लास्क को कुछ इस तरीके से लिया और उसको रख दिया। दूसरे में क्या किया उन्होंने, सेम चीज की, बॉईल किया, पर बॉईल करने के बाद, मतलब बॉईल किया मतलब अंदर के जितने भी माइक्रोब्स थे क्या हुआ, मर गए, सारे मर गए। देखो बॉइलिंग से हम बेसिकली दूध को भी क्यों बॉईल करते हैं या पानी को भी क्यों बॉईल करते हैं, ताकि उसमें जो पहले से माइक्रोब्स प्रेजेंट है वो मर जाए। तो ये इतना प्रूफ हो गया कि अब जो न्यूट्रिएंट मीडियम है उसमें सिर्फ न्यूट्रिएंट मीडियम है, पहले से कोई माइक्रोब नहीं है। तो यहां भी बॉईल किया, यहां भी बॉईल किया, बॉईल करके उन्होंने छोड़ दिया, कुछ नहीं किया, ठीक है। यहां बॉईल किया पर उन्होंने इसकी नेक को क्या कर दिया, तोड़ दिया, जो एस शेप नेक थी उसको तोड़ दिया। तो तोड़ दिया तो क्या हुआ, देखो जरा, यहाँ ज्यादा सरफेस एरिया और डायरेक्ट सरफेस एरिया है, तो जो हवा में माइक्रोब्स हैं वो यहाँ कहाँ गए, यहाँ एंटर कर गए, और यहाँ पे अब वहां तो पूरा पार्टी हो रही थी, क्योंकि ये तो क्या है, न्यूट्रिएंट मीडियम। बस उन्होंने बोला ये माहौल भी सही है, जगह भी सही है, पहले से भी कोई माइक्रोब नहीं है, पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट मीडियम हमारा, चलो क्या करते हैं, ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। अब बोलोगे मैम यहाँ पे भी तो वही था, मना कौन कर रहा है, यहाँ पे भी तो वही था, पर रास्ता देखो कैसा था, टेढ़ा मेढ़ा था, डिफिकल्ट था, कि अगर माइक्रोब्स यहाँ से एंटर भी कर जाते, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ का जो ओपनिंग है वो इतना सा है, वही यहाँ की ओपनिंग देखो कितनी बड़ी है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि यहाँ पे वो इजीली एंटर कर गए न्यूट्रिएंट मीडियम में और ग्रो करने लगे। यहाँ भी न्यूट्रिएंट मीडियम है पर ग्रो क्यों नहीं किए, क्योंकि सिंस पहली बात तो ओपनिंग छोटी भी है, साथ में अगर एंटर कर भी गए जैसे तैसे तो सिर्फ यहाँ तक या यहाँ तक ही बढ़ पाएंगे, पूरा ऐसे ट्रैवल करके यहाँ नहीं आ पाएंगे। और अंदर की कंडीशन कैसे है, स्टेरलाइज्ड। इनफैक्ट पहले भी यहाँ अंदर की कंडीशन कैसी थी, स्टेरलाइज थी। क्यों, क्योंकि दोनों ब्रॉथ मीडियम को क्या किया गया था, बॉईल किया गया था। तो जब उन्होंने ये दोनों ऑब्जर्वेशंस कंपेयर किए, उन्होंने ये बोला कि दोनों मीडियम लुईस पास्चर ने कैसे रखे थे, स्टेरलाइज रखे थे, मतलब पहले से कोई माइक्रोब था नहीं। पर दोनों में सिंस यहाँ पे माइक्रोब ट्रैवल नहीं कर पाए जो एयर में थे, वही यहाँ पे माइक्रोब ट्रैवल कर पाए जो एयर में थे, तो उन्होंने बोला कि अगर यहाँ पे भी लाइफ दिख रही है तो वो इसलिए दिख रही है क्योंकि जो एयर में माइक्रोब थे वो ट्रैवल करके यहाँ पहुंचे और उन्होंने ग्रोथ दिखाई, और फाइनल रिजल्ट हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ है। यहाँ पे भी वो ट्रैवल कर सकते थे पर थोड़ा टफ था ऐसा ट्रैवल करना, इसलिए यहाँ पे कोई ग्रोथ दिखी नहीं। हुआ क्लियर? मतलब उन्होंने बोला कि जो पहले वाली स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली थ्योरी है, चुटकियों में नई जनरेशन पैदा हो रही है, ये वाली जो थ्योरी है, चुटकियों में नहीं, स्पॉन्टेनियस मतलब एकदम रैंडम, तो ये कि भले वहां गेहूं का बोरा रखा हुआ है या कोई चीज सड़ रही है, खराब हो रही है, पर वो जो खराब हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि वहां मॉइस्चर है, साथ में माइक्रोब्स का एक्शन हो रहा है। माइक्रोब्स का एक्शन धीरे धीरे फ्लाइज को अट्रैक्ट कर रहा है, मेगॉट्स बन रहे हैं वहां पे, मेगॉट्स का फॉर्मेशन इल्लियों के बनने की वजह से चूहे भी वहां आ रहे हैं, और उस वजह से चूहों का भी एकदम बेस्ट जगह बन गई, सूटेबल जगह बन गई अपनी अगली प्रोजेनी को वहां देने के लिए। और रिजल्ट ये हुआ कि फाइनल रिजल्ट में ये दिख रहा है कि अरे चूहे तो पैदा हो गए। चूहे नहीं आए, चूहे किसकी वजह से आए, मैगट्स की वजह से आए। मैगट्स किसकी वजह से आए, फ्लाइज की वजह से। फ्लाइज किसकी वजह से आए, क्योंकि वहां पे गेहूं सड़ रहा था। गेहूं क्यों सड़ रहा था, क्योंकि वहां माइक्रोब्स का अटैक हो गया था। माइक्रोब्स का अटैक क्यों हुआ था, क्योंकि वहां मॉइस्चर आ गया था। मॉइस्चर कहां से आया था, स्वेट लेडन शर्ट से। तो माहौल पूरा बना दिया गया, तो एटमॉस्फेयर या एयर में जो माइक्रोब्स थे वो आके वहां पलने लगे, और वहां पे फाइनल रिजल्ट ये दिख रहा है कि वहां कोई लाइफ है, और लाइफ है ना।
और यहां भी वही हुआ था, पर सिंस दोनों में कंडीशन स्टेरलाइज थी, पर यहां पे उन्होंने सिंस इसकी नेक को तोड़ दिया था, इसलिए जो एयर में जितने भी माइक्रोब्स थे वो ट्रैवल करके यहां आ गए और यहां ग्रो होने लगे, पर वही यहां नहीं हो पाए। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली कोई चीज नहीं है, एकदम गलत शलत थ्योरी है। अगर लाइफ आ रही है तो कहां से आएगी? कोई पहले जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है वहीं से तुम्हें लाइफ दिखेगी। कैसे? यहां ग्रोथ क्यों दिखी? क्योंकि जो ये किसके कांटेक्ट में था? एयर के कांटेक्ट में था। एयर में है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो एंटर हो गए, उन्होंने और बड़ी कॉलोनी बनाई। भाई यहां पे भी फिर अगर ऐसा था स्पॉन्टेनियस जनरेशन तो यहां भी लाइफ आनी चाहिए थी, नहीं आई ना। इसका मतलब क्या है कि लाइफ किससे आएगी? प्री एग्जिस्टिंग से लाइफ ही ओरिजिनेट होगी। हुआ क्या क्लियर? चलो, तो ये सब था किसके बारे में? गलत थ्योरी के बारे में। और रिजेक्ट कैसे किया, किसने किया? अब देखते हैं एक्चुअल की थ्योरी क्या बोलती है। तो एक्चुअल की थ्योरी का नाम है बायोजेनेसिस या थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक है, अब ये बेसिकली ये थ्योरी बोलती है कि जो लाइफ आई, अब बोलोगे मैम ये तो हमको पता है कि एक लाइफ पहले वाली जो लाइफ है उससे आती है, पर जो पहले वाली लाइफ किससे आई? तो यही जो थ्योरी है कि पहले वाली लाइफ आई किससे, ये थ्योरी उसी के बारे में बोलती है कि जो पहली लाइफ बनी, मतलब पहला जो सेल बना था या पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था, ऑर्गेनिज्म भी मत बोलो, सेल ही बोल दो, जो प्रिमिटिव सेल फॉर्म हुआ था, या फिर हम बोल सकते जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ था, कोई भी चीज ऑर्गेनिक जो बनी थी वो बेसिकली एक नॉन लिविंग चीजों से मिलकर बनी थी। ठीक, अब थोड़ा और इन डिटेल समझाऊंगी, पहले समझ लेते हैं ये थ्योरी दी किसने, और ये एक्सेप्टेड थ्योरी है, आज भी हम इसी थ्योरी को पढ़ते हैं, एकदम करेक्ट थ्योरी है। किसने दी थी? क्वेश्चन आता है, 110% क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू का तो फेवरेट पोर्शन है इनका। ठीक है, तो ओपेरन ऑफ रशिया के एक साइंटिस्ट थे ओपेरन, एंड हाल्डाने ऑफ इंग्लैंड प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ could have come from pre-existing, मतलब पहली बार जो लाइफ आई कहां से आ रही थी? pre-existing, मतलब पहले से जो एग्जिस्ट कर रहा था, क्या? नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मतलब जो पहली बार लाइफ आया वो कहां से आया? जो पहले से नॉन लिविंग, मतलब जिसमें लाइफ नहीं थी, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से पहली लाइफ आई। अब बात समझो, अब बोलोगे मैम आपने बताया सेल जो है, जो पहले से कोई सेल प्रेजेंट है उससे एक नया सेल बनेगा। ठीक है, हमने पूछा कि ये पहले वाला सेल किससे बना, इन्होंने उसी का क्वेश्चन दिया है कि पहले वाला सेल किससे बना? जो पहले से मरा हुआ ऑर्गेनिक मैटर था या ऑर्गेनिक मटेरियल था, उससे वो सेल बना। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन, फिर मैम वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से बने? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बने जो पहले से इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट थे, उससे मिलके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना। कुछ आया समझ में? इसी को उन्होंने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन भी बोला है। और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बहुत बड़ा रोल है, बहुत मेजर रोल है ओरिजिन ऑफ लाइफ के तरफ। ठीक है, तो अगर तुम देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे CHON, अब कौन बोलो, है ना, या फिर उसको हम बोल सकते हैं सब क्या है? एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो पहले भी थे, प्रिमिटिव अर्थ में भी थे। याद करो हमने पढ़ा था, अमोनिया था, कार्बन डाइऑक्साइड था, वाटर था, और कौन सा था? मीथेन था। तो उसमें यही तो 4 एलिमेंट्स थे। तो ये 4 एलिमेंट क्या हो रहे थे? इनका मॉलिक्यूलर सिंथेसिस हो रहा था। ठीक है, मॉलिक्यूलर सिंथेसिस हो रहा था, मतलब बार बार एटम से मॉलिक्यूल में बन रहे थे, मॉलिक्यूल से कंपाउंड में बन रहे थे। ठीक है, फिर टूट रहे थे, फिर बन रहे थे, फिर टूट रहे थे, बन रहे थे। धीरे धीरे क्या होने लगा, ये बन के थोड़े बड़े बड़े यूनिट्स बनाने लगे और साथ में ये मोनोमर के फॉर्म में आने लगे। जैसे ही वो मोनोमर के फॉर्म में आए, बॉन्डिंग्स होने लगी, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने लगे, और कोवेलेंट बॉन्ड जैसे ही फॉर्म करने लगे, हमने क्या बोला, और जिसमें ऐसा बॉन्ड फॉर्म करने लगे जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट थे। तो देखो अगर ध्यान से, तो इनको हमने इनका नाम किसमें चेंज कर दिया? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। बस अब ये यहां से, मतलब इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक की जर्नी को ही ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक, और फिर यही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वापस क्या शो करने लगे? वही सेल जैसा प्रॉपर्टी। पहले छोटे थे, बड़े बड़े एग्रीगेट्स में फॉर्म करने लगे, फिर टूटने लगे, फिर बड़े एग्रीगेट्स में फॉर्म करने लगे, फिर टूटने लगे। तो यही सेल्फ असेंबली करने लगे खुद का, फिर कंडेंस हो लगे, फिर टूटने लगे, और ऐसे कर करके क्या होने लगा? सेल आ गया, पहला सेल आ गया, पहला प्रिमिटिव सेल आ गया। ठीक, तो अच्छा एक और चीज,
हमें आज भी एग्जैक्टली वो इवेंट्स नहीं पता है। हमें ये पता है इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना, पर ये नहीं पता, हमने सिर्फ अनुमान लगाया हुआ है कि यही जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है इनका साइज एग्रीगेट में बढ़ने लगे, टूटने लगे, बढ़ने लगे, टूटने लगे, खुद के जैसे कॉपीज बनाने लगे, फिर और मॉलिक्यूल के साथ बढ़ने लगे। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि CHON एक साथ जुड़ने लगे, फिर धीरे धीरे करके अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स बनाने लगे, फंक्शनल ग्रुप एक साथ असेंबल हो गए, अमीनो एसिड का रिलेशन बनने लगे, 2 अमीनो एसिड आपस में बनने लगे, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करके ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड बनने लगे, लो हो गया प्रोटीन का फॉर्मेशन, फिर वापस प्रोटीन टूट गया, फिर वापस ये चीज बार बार होने लगी। तो ये तो हमको पता है, पर हमें ये नहीं पता कि किस सेकेंड में या क्या एग्जैक्ट इवेंट हुआ था कि यही ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल है उनमें वो किसमें कन्वर्ट हो गए, सेल में, मतलब किसमें लाइफ आ गई। ये वाला आज भी क्वेश्चन मार्क है, आज भी रिसर्च का टॉपिक है। ठीक, तो देखो क्या लिखा है कि यही जो पहली लाइफ आई थी वो किससे आई थी, एक नॉन लिविंग चीज से। पर नॉन लिविंग भी कैसा, जो पहले से नॉन लिविंग एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे, जैसे तुम्हारे हो गए RNA, प्रोटीन, इन्हीं का क्या होने लगा, अलाइनमेंट होने लगा, और इसी से पहली लाइफ आई। ठीक, मैंने अभी तुमको प्रोटीन का फॉर्मेशन बताया है ना, बताया ना कि प्रोटीन किससे बना है, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड किससे बना है, याद करो, अमीनो एसिड क्या है, मोनोमर। देखो यहाँ क्या लिखा है, मोनोमर्स। ठीक है, तो मोनोमर जो अमीनो एसिड है वो किसका बना है, एक तरफ क्या है, COOH है। ठीक है, एक तरफ क्या है, अमीनो ग्रुप है, एक तरफ H है, एक तरफ R है। R मतलब कार्बन की चेन। अगर ध्यान से देखोगे तो C अकेला, O अकेला, H अकेला, N अकेला है क्या, एलिमेंट से। कौन से एलिमेंट है, इनऑर्गेनिक। ठीक, तो इनऑर्गेनिक से पहले क्या बना, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बोला। फिर यही ऑर्गेनिक कंपाउंड मोनोमर के फॉर्म में सेल्फ असेंबली वाली प्रॉपर्टी शो करने लगे, और धीरे धीरे एक पॉलीमर में कन्वर्ट होने लगे। पॉलीमर का नाम क्या, RNA, प्रोटीन एक्सेट्रा, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, शुगर्स हो गए, फैट्स हो गए, ये सारे फॉर्म करने लगे। और फिर इन्हीं की वापस रीअसेंबली, अलाइनमेंट सब होने लगा, और ये अब सब क्या थे, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो पहले से थे, इन्हीं का रीअसेंबली, अलाइनमेंट होने लगा, और सारे के सारे नॉन लिविंग थे। उससे क्या बन गया, पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म या पहला सेल बन गया। हुआ क्लियर। ये खैर जो पोर्शन मैंने बोला ये अभी भी रिसर्च का टॉपिक है। ठीक, तो देखो आगे क्या लिखा है, एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ और प्रिसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन। तो यही केमिकल चेंजेस है। हुआ क्लियर। चलो आगे देखते हैं। तो यही सब करने के लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस चाहिए थी जो प्रिमिटिव अर्थ में प्रेजेंट थी और आज नहीं है। तो देखो कौन कौन सी कंडीशंस थी। सबसे पहले था हाई टेम्परेचर। हाँ, अर्थ का टेम्परेचर बहुत गर्म था, बहुत गर्म था। कॉन्स्टेंटली लाइटनिंग होती थी, थंडरस्टॉर्म चलता रहता था, वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते थे, पूरे टाइम वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे, तो टेम्परेचर बहुत हाई था। आज तो नहीं, उसके कंपेयर में आज कुछ भी नहीं है। उसके बाद वोल्केनिक स्टॉर्म्स चलते थे, ठीक है। उसके बाद रिड्यूसिंग, देखो जरा क्या लिखा है, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, मतलब ऑक्सीजन नहीं था, कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी, ठीक। और कौन कौन सी गैसेस थी हम पढ़ चुके हैं, मीथेन CH4, उसके बाद अमोनिया NH3, उसके बाद तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल भी था H2 और कार्बन डाइऑक्साइड भी थी। तो इसके साथ हम बोल सकते हैं CO2 भी था और H2O भी था, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगर तुमको याद हो, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे ही मीथेन का फॉर्मेशन हुआ है ना, हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हो गया। कैसे मैम? अच्छा एक बात बताओ, केमिस्ट्री में 11th में पढ़ा होगा तुमने, ऑर्गेनिक वाले चैप्टर में सबसे पहला वाला चैप्टर कौन सा था? नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नॉमेनक्लेचर में क्या बोलते थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्यों बनता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, वहां पूछते थे तो बोलते थे मैम कार्बन की प्रॉपर्टी है, कैटिनेशन वाली प्रॉपर्टी, और कार्बन की टेट्रावैलेंसी, ठीक। फिर तुम उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो बड़ी कैटेगरी में डिवाइड कर देते थे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, मतलब जिनमें सिंगल बॉन्ड है, जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है कोवलेंट बॉन्डिंग ही, ठीक है। फिर अगर सैचुरेटेड के बारे में बात करो तो एल्केन्स पहला मेंबर आता, मतलब एल्केन्स बोलते थे उनको, है ना। पहला मेंबर कौन था? CH4, मीथेन। ध्यान से देखो, ये कौन सी गैस बनी है? मीथेन बनी है। बनी किससे है? कार्बन अलग, हाइड्रोजन अलग, दोनों क्या है? इनऑर्गेनिक है कि नहीं? इनऑर्गेनिक गैसेस है, नॉन मेटल्स है उसके ऊपर तो, और दोनों कंबाइन हो गई, क्या बन गया? किस कौन सा पोर्शन आ रहा है? ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। पर ये बहुत मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है, ऐसे अब तुम सोचो बड़े बड़े लेवल पे, मतलब अमीनो एसिड्स बनने लगे, मोनोमर्स बनने लगे, मोनोमर का रिजल्ट हुआ पॉलीमर्स बनने लगे, बड़े पॉलीमर्स बनने लगे। अब एक ये हुआ
अब तुम जैसे 11th में पढ़ चुके हो, उसी का एग्जाम्पल लेते हो, मतलब तुम्हें थोड़ा सा समझ में आएगा। 11th में तुमने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 8 सेल, ठीक है। अब तुम क्या बोलते हो कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी बनी हुई है, लिपिड बायलेयर, बोलते हो कि नहीं? क्या सिर्फ उसमें लिपिड है? नहीं, वो सैकराइड्स भी है, शुगर्स भी है, प्रोटीन्स की भी बनी हुई है, ठीक है। तो अगर याद करो तो जब हम लिपिड बायलेयर फ्लूइड मोजाइक मॉडल बनाते थे, हम कुछ ऐसा बोलते थे कि लिपिड बायलेयर कुछ इस तरीके से है, बोलते थे कि नहीं थे? जल्दी बताओ। तो उसमें हम बोलते थे कि ये वाला जो हेड है वो एक हाइड्रोफिलिक एंड है और ये वाला हाइड्रोफोबिक एंड है, क्योंकि ये कार्बन की लॉन्ग चेन है तो उसमें रिपल्सिव प्रॉपर्टी रहती है, वाटर मॉलिक्यूल से दूर रहता है वो, इसलिए हाइड्रोफोबिक एंड है। तो एक बात बताओ, ये क्या है? ये लिपिड मॉलिक्यूल ही है ना। लिपिड किसका बना है? लिपिड एक पॉलीमर है। पॉलीमर किसका बना है? मोनोमर का। क्या है मोनोमर? लिपिड्स का होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक। अब याद करो, तुम जब ये ऐसे ही पढ़ते हो तो यहाँ पे ऐसे एक बड़ा सा प्रोटीन लगा देते हो, तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? अमीनो एसिड्स का, ठीक। फिर तुम यहाँ पे भी कुछ प्रोटीन्स बनाते हो ऐसा लिपिड बायलेयर में, ठीक है, और साथ में यहाँ कुछ कुछ शुगर्स भी जोड़ देते हैं, शुगर्स। अब मैं बोलूँ एक पॉलीसैकेराइड चेन जुड़ी हुई है, तो पॉलीसैकेराइड मतलब बेसिकली सैकेराइड्स, तो उसका मोनोमर क्या हुआ? नॉर्मल मोनोसैकेराइड्स, मतलब ग्लूकोज, उसके बाद गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। तो है तो एट द एंड सारे किससे बने हुए? ऑर्गेनिक चीज़ों से। और किससे? मोनोमर्स से बने हुए। वही मोनोमर सोचो पॉलीमर के फॉर्म में बने, आसपास एक साथ असेंबल होने लगे और फिर धीरे धीरे सेल का फॉर्मेशन हुआ। अगर याद करो, बताया होगा तुमको या पहले से पता होगा, तो जो पहला सेल बना था ना, उस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, और ना ही, अगर मैं ऑटोट्रॉफ के बारे में बात करूं तो क्लोरोप्लास्ट भी नहीं था। मतलब प्रिमिटिव जो सेल बना था वो बहुत अलग दिखता था आज के सेल से। आज के क्या मतलब, आज के अगर मैं एक मोनेरेंस को भी ले लूं, उसका भी सेल और पहले वाला सेल कंपेयर करो तो बहुत अलग दिखेगा। क्यों? आज के जो मोनेरेंस है उसमें चांसेस है माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा, पहले वाले तो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं था, क्योंकि सेल अलग चलता था, क्योंकि वो सेल था ही नहीं ना, बस लाइफ आ रही थी, सारी चीजें अलाइन हो रही थी। पहले माइटोकॉन्ड्रिया अलग घूमता था, क्लोरोप्लास्ट अलग घूमता था, इसलिए दोनों का खुद का डीएनए होता है। और बाद में जो पैरासिटिक थ्योरी या सिम्बायोटिक थ्योरी बोलती है कि ये दोनों आके सेल के अंदर परमानेंटली बैठ गए, तो आज तक वो है। तो उन्होंने इसलिए इन दोनों के पास, इन दो सेल ऑर्गेनेली के पास खुद का डीएनए भी होता है, और सेल का तो न्यूक्लियस का खुद का जीनोमिक डीएनए है ही, पर ये भी थ्योरी भाई इवोल्यूशन के जो सीक्वेंस है उसको सपोर्ट करती है, ठीक है। तो देखो क्या क्या था, तो पहली वाली कंडीशंस क्या थी? हाई टेम्परेचर था, वोल्केनिक स्टॉर्म्स थे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, गैसेस थी, मीथेन, अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। चलो, अब यही चीज को, अब ये तो हमने बोल दिया मैम, ये तो किसी ने बोल दिया होगा, ठीक है, किसी ने बोल दिया, पर किसी साइंटिस्ट ने इसको एक्सपेरिमेंटली लैब में भी प्रूव करके दिखाया कि भैया कौन सी थ्योरी को मानना है? बायोजेनेसिस वाली थ्योरी को मानना है, ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली थ्योरी को नहीं मानना है। कैसे? जो ये हाइपोथेसिस दी गई थी, जो ये कंसेप्ट दिया गया था ओपैरन और हाल्डाने के थ्रू, तो इसी को एक्सपेरिमेंटली लैब में भी प्रूव किया। किसने? क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, बाय मिलर्स एक्सपेरिमेंट। तो स्टार बना लो, ये वाला डायग्राम पे भी बहुत सारे स्टार बना लो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ड्रॉ करने के लिए थोड़ा कम आता है, कम चांसेस है, पर ये दे देंगे, लेबलिंग्स गायब कर देते हैं, या तो फिर ऐसे सिर्फ सिंपल सा आउटलाइन दे देते हैं और बोलते हैं पूरा एक्सप्लेन करो इन डिटेल। और अगर ज्यादा ही सीबीएसई वालों का दिमाग खराब हो गया तो वो बोलेंगे बना के दिखाओ, ठीक, पर कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। तो देखो ये वापस क्या है, ये एकदम इंपॉर्टेंस रखता है। सिर्फ 12th वाले नहीं, और जितने भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं जिसमें तुम्हारा बायोलॉजी सब्जेक्ट आ रहा है ग्रेजुएशन लेवल के लिए, उसमें भी ये डायग्राम पूछते हैं, उनका फेवरेट है। ग्रेजुएशन क्या, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी यही, आज भी वही डायग्राम पूछते हैं, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा ये डायग्राम इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो क्या है, अब उन्होंने क्या, मैंने अभी क्या बोला कि ये जितनी भी थ्योरी दी गई थी इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया। मतलब जैसे हमने अभी पढ़ा ना कि ये कंडीशंस थी, इसलिए ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई, इसलिए ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ, इसीलिए कुछ कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमें मिले। तो यही चीज लैब में प्रूव की गई मिलर्स के थ्रू। अब इन्होंने क्या किया, सेम चीज, सेम मतलब सेम सारे कंडीशन लैब में क्रिएट किया। कैसे? देखो, he created electric discharge in a closed flask। तो closed flask था, उसमें electric discharge create किया ताकि वो जो volcanic storm या continuous thunder storming का कंडीशन को क्या कर सके, क्रिएट कर सके, ठीक है। कंटेनिंग, अब याद करो पहले कौन सी गैसेस थी, अमोनिया, H2O, फिर उसके बाद तुम्हारा मीथेन और
तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड, तो सेम गैसेस उन्होंने ले ली। याद करो हमने पढ़ा था कि H2O स्प्लिट हो जाता था यूवी के केस में, H2 और O2 में स्प्लिट हो जाता, फिर O2 बाद में रिएक्ट करता था हर चीज से, तो इसलिए उन्होंने O2 नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके पहला का एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, इसीलिए O2 नहीं लिया। ठीक है, नहीं तो बोलोगे मैम H2O O2 तो O तो लेना चाहिए था ना, नहीं लेंगे क्योंकि सेम प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया था लैब में सेटअप के अंदर। तो उन्होंने क्या लिया, क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज फ्लास्क, जिसमें सेम गैस ली, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमने पहला कंडीशन क्या बोला था, हाई टेम्परेचर था, लो हाई टेम्परेचर क्रिएट कर दिया। वॉल्केनिक स्टॉर्म्स थे तो उसका उन्होंने किससे दिखाया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लगा के, कि ये पूरे टाइम थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग सब हो रहा है। उसके बाद जो प्रिमिटिव गैसेस थी तो उन्होंने वो गैसेस भी ले आए, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया। याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट, साथ में CO2 भी लिख दो। क्यों? ये ऑब्जेक्टिव का फेवरेट क्वेश्चन है, दैट द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कंटेन्स फॉलोइंग गैसेस, 4 ऑप्शंस, उसमें से अलग अलग कॉम्बिनेशन, जरा सा एक ऑप्शन चेंज कर देंगे और तुमसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, अब जब उन्होंने ये सारा सेटअप किया, यहां देखो ध्यान से, अब यहां समझा रही हूं, तो ये तुम्हारा क्या है, एक कंटेनर है जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रोड्स लेके आए, क्योंकि स्पार्क लेके आना था, है ना, वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लेके आना था, तो एनोड और कैथोड तो चाहिए, इलेक्ट्रोड्स चाहिए, बस उसको सप्लाई कर दिया उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी से, तो स्पार्क डिस्चार्ज हो, वो लाइटनिंग वाला पूरा कंडीशन बनने लगा। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ा दिया। ठीक है, अब टेम्परेचर कैसे बढ़ाएंगे मैम, वाटर वेपर, गर्म पानी को भेज के, तो यहाँ पे दूसरे जगह पे गर्म पानी किया, उसके वाटर वेपर्स को यहाँ पे अंदर इंसर्ट कर, लो गर्म पानी से कितना तुम्हारा 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पहले से उसी कंटेनर में क्या लिया, गैसेस ले ली। कौन सी गैसेस, ध्यान से देखो, मीथेन, अमोनिया, H2 और H2O, ये याद रखना है, वापस बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेसिफिकली जिसपे एक सर्कल लगाते जा रही, वो तो 110% आने वाला है तुम्हारा लेबलिंग में, इलेक्ट्रोड्स भी पूछ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब क्या हुआ, यहां कुछ रिएक्शन होगा और फिर तुमको अब वो रिएक्शन अभी भी गैसियस फॉर्म में रहेगा, पर तुम्हें पता करना है ना कि रिएक्शन के बाद बना क्या, इसलिए उसको क्या करना जरूरी है, कूल डाउन करना जरूरी है, क्योंकि स्टडी करना है तुमको, सैंपल को स्टडी करना है। गर्म रहेगा तो सब वेपर्स फॉर्म में रहेगा, स्टडी कैसे करोगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, कंडेंसर लगाया, मतलब वाटर इन और वाटर आउट किया, तो जितना भी जो गैसेस, जो भी रिएक्शन हुआ और गैसेस बनी थी वो कूल डाउन हो जाएंगी। कूल डाउन होके वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में उन्होंने क्या किया, यहाँ कलेक्ट किया और फिर उसके बाद उसको एनालाइज किया। तो एनालाइज करने के बाद उनको उस रिएक्शन के बाद क्या मिला, मतलब सिर्फ सोचो 800 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना गर्म पानी, क्योंकि उन्होंने पानी बट ऑब्वियस वेपर्स के फॉर्म में भेजा था, एकदम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और कुछ गैसेस का जो रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के बाद जो उन्होंने सैंपल कलेक्ट किया उसमें क्या क्या मिला। ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड। सोचो अमाइनो एसिड इतने रिएक्शन में बन गया, मतलब वही जो थोड़ी देर पहले मैंने स्ट्रक्चर लिखा था, कार्बन, COH, NH2H और R की चेन, क्या मिला उनको, अमीनो एसिड। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस मतलब तुम्हारा प्यूरिन और पायरिमिडिन। ठीक है, शुगर्स का फॉर्मेशन हो गया, राइबोस शुगर या पेंटोस शुगर, हेक्सोस शुगर, ये सब बनने लगे। पिगमेंट्स भी बनने लगे। सोचो जरा, मतलब है तो वही चीज, सिर्फ सोचो, इमेजिन करके देखो, वही मीथेन है, वही अमोनिया है, वही H2O है, वही H है, सिर्फ स्पार्क आया है, गर्म टेम्परेचर हो, इतने के रिएक्शन में पिगमेंट्स में मिल गए, मतलब कलर भी आ गया। सोचो जरा, एंड फैट्स, लो भैया, मतलब इतने से रिएक्शन में तुमको कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर शुगर मिल गया, फिर उसके बाद प्रोटीन का मोनोमर अमीनो एसिड मिल गया, फिर उसके बाद तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस मिल गए, मतलब प्यूरिन और पायरिमिडिन्स मिल गए, उसके बाद पिगमेंट्स मिल गए, फैट्स मिल गए। सोचो इतने से रिएक्शन के बाद उन्होंने, अब यही सोचो, ये तो उन्होंने सिर्फ इतने से सेटअप में किया है, उस टाइम पूरी की पूरी और थी लेबोरेटरी थी, यही सारी रिएक्शंस कंटिन्यूअसली हो रही थी। तो हुआ क्या, इनऑर्गेनिक कंपाउंड अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई टेम्परेचर और इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जो बेसिकली वॉल्केनिक इरप्शन था, लाइटनिंग था, उसके केस में सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में रिएक्ट होने लगे और कन्वर्ट हो गए किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। इसी को बोलते हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, केमिकल एवोल्यूशन। बस अब क्या था, यही ऑर्गेनिक जो कंपाउंड बने वो अलाइन होने लगे और धीरे धीरे प्रिमिटिव सेल की तरफ बढ़ने लगे। हुआ क्लियर इतना? चलो आगे देखते हैं। तो यही जो हम सब पढ़ रहे हैं वो किसके अंदर पढ़ने वाले, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर। तो स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फ्रॉम फॉर्म ऑन अर्थ। अब देखो,
फर्स्ट नॉन सेलुलर, अभी तो सेल तो उसको अभी भी नहीं बोल सकते ना, कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें गायब है ही नहीं, सिर्फ हो सकता है सिर्फ एक साथ इकट्ठा एग्रीगेट हुआ है उसको हम सेल बोल रहे हैं, वापस सेल तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि सेल की तो डेफिनेशन हमारे दिमाग में अलग ही चलती है कि सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, न्यूक्लियस, चलो न्यूक्लियस नहीं, जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, साइटोप्लाज्म होना चाहिए, इतना बेसिक चीजें तो है। पर वापस पहली बार क्या बना था, इतना रिएक्शंस के बाद क्या बना, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर अगो। सोचो, तुम्हारा सोलर सिस्टम बना 9 बिलियन ईयर अगो, ठीक है, उसके बाद तुम्हारी अर्थ बनी 4.5 बिलियन ईयर अगो, लाइफ जो बोलते हैं आई, मतलब एक्चुअल में आना शुरू हुई है ना 500 मिलियन ईयर अगो या फिर 0.5 बिलियन ईयर अगो। पर करेक्टली अगर हम प्रीसाइजली बोले कि पहली बार जो थोड़ा बहुत हम बोल जैसे सेल जैसा है ना, तो वो कब बना, 3 बिलियन ईयर अगो। हुआ क्या इतना क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अब यही चीज दिखाई है कि यही सारे, अब देखो अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कर रहा है, वापस बहुत सारे पॉलीमर के फॉर्म में जुड़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, अच्छा टूट रहा है, टूट के फिर वापस जुड़ रहा है, और साथ में सेल्फ रेप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी दिखा रहा है। देखो ये प्रॉपर्टी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब, और ये वाली प्रॉपर्टी में, मतलब एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, अब कहने को तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कहने को तो नॉन लिविंग है वो, मतलब अमीनो एसिड नॉन लिविंग है, कौन सी लाइफ है उसके अंदर, ठीक है, पर वो कुछ कैरेक्टर शो करने लगा कि वो किस किस पर्टिकुलर किन किन चीजों के साथ रिएक्ट करने लगा, ठीक है, किसी को अपने साथ जोड़ने लगा या किसी को हटाने लगा, तोड़ने लगा, तो इसी को उन्होंने बोल दिया प्रोटोमेटाबॉलिज्म, मतलब कुछ चेंजेस लाने लगा खुद में, ठीक है। साथ में एग्रीगेट के फॉर्म में बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल बनता चला गया, फिर खुद को तोड़ने भी लगा, एक बड़ा मॉलिक्यूल खुद को तोड़ दिया, तो ये तोड़ रहा है मतलब खुद को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है मतलब कैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, सेल्फ रेप्लिकेशन की। और अगर ध्यान से देखोगे तो सेल्फ रेप्लिकेशन या रेप्लिकेशन या सेल डिविजन या डिवीजन, सेल नहीं डिवीजन, किसकी प्रॉपर्टी होती है, एक सेल की प्रॉपर्टी होती है। मतलब सोचो, सेल का तो पता नहीं है, सेल मतलब अभी बन रहा है, प्रोसेस में है, कहानी में चल रहा है, पर जो सेल के अंदर मिलने वाले मॉलिक्यूल्स है जिससे सेल बना है वो खुद प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं सेल्फ रेप्लिकेशन की और कुछ मेटाबॉलिज्म की। हुआ क्लियर? चलो आगे देखते हैं। तो अगर इन टोटल हमको ओरिजिन ऑफ लाइफ को सम अप करना है तो हम इस डायग्राम से बोल सकते हैं, ठीक है। अब बोलोगे मैम ये सब कुछ तो पढ़ाया नहीं, मत चिंता करो, एक एक करके पढ़ाने वाली हूँ। तो हम बोल सकते हैं बिग बैंग हुआ। अब देखो बिग बैंग की भी डेट है कितने, 14 बिलियन ईयर पहले, उसके बाद 9.5 बिलियन ईयर पहले तो अपना सोलर सिस्टम बना, ठीक है। फिर उसके बाद अर्थ कब बनी, 4.5 बिलियन ईयर पहले, और 0.5 बिलियन ईयर पहले पहला प्रोटोटाइप या प्रोटो लाइफ आई। अब वही सबसे पहले कौन आया, प्रोकैरियोट्स। अब देखो यहां तक हमने लाइफ का ओरिजिन पढ़ लिया, अब उसके बाद जो इवोल्यूशन है वो सब मैं आने वाले लेक्चर्स में पढ़ाऊंगी। फिर भी एक थोड़ा सा आइडिया रहेगा, अच्छा डायग्राम है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। तो प्रोकैरियोट्स आया, फिर वापस प्रोकैरियोट्स मतलब पूरा किंगडम मोनेरा, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोटोजोअन्स आए मतलब किंगडम प्रोटेस्टा। फिर उसके बाद धीरे धीरे यूकैरियोट्स भी स्टार्ट हुए। अब यूकैरियोट्स मतलब क्या, प्रोटेस्टा तो यूकैरियोट्स ही है। विटाकर के अकॉर्डिंग, याद करो विटाकर क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो सबसे पहले अगर याद होगा कौन आया, मोनेरेंस आए। मोनेरेंस से कौन बना, प्रोटेस्टेंट बने। फिर प्रोटेस्टेंट से 3 डिवीजन हुए, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। तो वही दिखाया है उन्होंने कि सबसे पहले कौन आए, मोनेरेंस आए, फिर प्रोटेस्टेंट्स आए। धीरे धीरे कौन आना शुरू हुआ, यहाँ पे प्लांट्स आने शुरू हुए, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया या फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ, ऑटोट्रॉफिक नेचर स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे ना एकदम स्किप करके डायरेक्ट जंप कर दिया है कि फिर कौन आए, फिर सारे तुम्हारे स्पॉन्ज आए, मतलब पॉरीफेरेंस आए, फिर उसको स्किप कर दिया, फिशेस एकदम वो इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट्स में एंटर कर गए। तो यहाँ इस बार ये डायग्राम अच्छा है, पर काम का सिर्फ यहीं तक है, ठीक है। तो ये वाली चीजें मैं सजेस्ट करूंगी कि इसको नोट डाउन कर लेना कहीं, ठीक है। अब बोर्ड में तो कोई नहीं पूछेगा, पर हाँ ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। फिर देखो फिर क्या हुआ, फिर फिशेस आए, उसके बाद एम्फीबियंस आए, फिर रेप्टिलियंस आए, फिर बर्ड्स आए, और फिर धीरे धीरे मैमल्स करते करते कौन आ गया, इंसान आ गया, ठीक है। चिंता मत करो, ये अभी आगे के लेक्चर्स में यही सारी चीजें इन डिटेल पढ़नी है। तो अभी तक हम क्या कर चुके हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ को बना चुके हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी लाइफ का इवोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अगर कुछ डाउट था
कोई पुराना टॉपिक रह गया या जो अगला टॉपिक भी आएगा वो कहाँ सर्च करोगे, तुम वेबसाइट पे जाके क्या टाइप करोगे, www.magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करोगे ये होम पेज आएगा, तुम्हारे यहाँ पे क्लासेस अपलोडेड है। क्लास को सिलेक्ट करो, उसके बाद अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करो। सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे पूरे वीडियोस दिखाए जाएंगे, उसको सिलेक्ट करना और बस क्या करना है, सुनना शुरू करना है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट ब्रेन कैसा प्लेटफॉर्म है, एक फ्री प्लेटफॉर्म है, मतलब जहां मिलता है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम में भी, हिंदी मीडियम में भी, और सारे तो नहीं, मेजॉरिटी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और बोर्ड की तो तैयारी है ही साथ में, ठीक है। और क्या करना नहीं भूलना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक बने रहो, पढ़ते रहो और मेरे साथ बने रहो और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहो।